अस्सलाम वालेकुम। हम लोग शुरू कर रहे थे मैक्रोलाइड्स हम लोगों ने शुरू किया हुआ था और उसमें हम लोगों ने 3 ड्रग्स पढ़ ली। अब नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ें तो हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं वो हमारे पास है जी टेलिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, लिंजोलिड और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं जी टेलिथ्रोमाइसिन से। टेलिथ्रोमाइसिन से शुरू करें तो हम लोग टेलिथ्रोमाइसिन को जी कीटोलाइड्स भी कहते हैं। अगर हम इनके अंदर वैसे इतनी कोई खास बात नहीं है याद करने वाली इन सब ड्रग्स के अंदर, लेकिन इनको पढ़ना और इनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कीटोलाइड्स की बात करें तो हमारे पास कीटोलाइड्स जो है ना ये ऑरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैक्सिममली 57% इनकी एब्जॉर्प्शन है हमारे पास। लिवर से मेटाबोलाइज होते हैं, यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में कोई ऐसी खास बात नहीं है इनकी कि कोई इंपॉर्टेंट बात हो। टेलिथ्रोमाइसिन के बारे में आप एक चीज़ याद रख लें हमारे पास कि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में ओनली इंडिकेशन है। मतलब कि ये सिर्फ ओनली हमारे पास इस्तेमाल होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर। ठीक है। अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। सेम हमारे पास क्या करते हैं इरेथ्रो क्या कहते हैं जी इसकी तरह इरेथ्रोमाइसिन की तरह हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। हमारे पास 50S सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेशन कर देते हैं हमारे पास, और हमारे पास बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की हम लोगों ने बात की। इसके अलावा ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एक्टिविटी इनकी है, ये चल जाते हैं उनके अंदर, लेकिन हम लोग इतना खास इनको इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हमारे पास ग्राम नेगेटिव के एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, हमारे पास मोरेक्सेला केटार हेलिक्स हो गया, शाइजेला हो गया, साल्मोनेला हो गया। इनमें हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं, चल जाते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफरेंस इनको नहीं देते। इसके अलावा ये हमारे पास रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो होते हैं ना, स्ट्रेप्टोकोकस की, स्टेफाइलोकोकस की रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो होती हैं हमारे पास, उनमें ये बहुत अच्छे एक्टिव हैं। तो इसी वजह से हमने कहा कि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में खास तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। टॉक्सिसिटी की बात करें अगर हम लोग इनकी, तो हमारे पास एक क्यूटी लेवल को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। अमूमन पेपर में एमसीक्यू बहुत मरतबा आ जाता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ ड्रग जो क्यूटी इंटरवल जिसकी टॉक्सिसिटी है, साइड इफेक्ट है कि वो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है। तो अभी तक हम लोगों ने फिलहाल 2 पढ़ी। तो मैक्रोलाइड में हमने टेलिथ्रोमाइसिन को पढ़ लिया, एक हम लोगों ने फ्लोरोकिनोलॉन्स की एक ड्रग पढ़ी थी हमारे पास कि वो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास आपने की छोटी छोटी बातें जो है इनको मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है अच्छे से कि हमारे पास ये क्या क्या है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्लिंडामाइसिन की, तो क्लिंडामाइसिन हमारे पास ना, आपने इसके बारे में एक चीज़ बड़ी अहम है याद रख लेनी है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ना ये नेचुरली रेजिस्टेंट है। बुक में वर्ड यूज हुआ है इंट्रिंसिकली, इंट्रिंसिकली मीन्स नेचुरली। तो आपने याद रखना है कि क्लिंडामाइसिन जो है ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट हमारे पास नेचुरली मतलब रेजिस्टेंट है। अब इसकी क्या रीज़न है? बेसिकली इसकी रीज़न हमारे पास जो है ना वो ये है कि क्लिंडामाइसिन का जो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, वो स्ट्रक्चर ही उसको अलाउ ही नहीं करता कि वो पेनिट्रेट कर सके बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर। अब क्या होता है हमारे पास क्लिंडामाइसिन का जो स्ट्रक्चर है ना वो बाकी टेलिथ्रोमाइसिन या बाकी मैक्रोलाइड्स जो भी इरेथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस तो होती है सेल के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर आना पड़ेगा ड्रग को किसी ना किसी तरह। अब क्लिंडामाइसिन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो सेल के अंदर आ ही नहीं पाती, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल को क्रॉस कर ही नहीं पाती। दैट इज वाई आप इसको याद कर लें, हिफ्स कर लें, वो कौन सी ऐसी ड्रग है जो नेचुरली, जिसको कोई मैकेनिज्म अडॉप्ट नहीं करना पड़ता, कुदरती तौर पे इंट्रिंसिकली ग्राम नेगेटिव के खिलाफ रेजिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो पेनिट्रेट ही नहीं कर सकती हमारे पास। ठीक है। अगर हम इसकी एक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास ये बैक्टीरियोइड्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत 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 ज़्यादा, स्पेसिफिकली बैक्टीरियोइड्स के अगेंस्ट। मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो है हमारे पास स्टेफलोकोकस की, स्टेफाइलोकोकस की, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस की रेजिस्टेंट स्ट्रेन हैं, उनमें बहुत एक्टिव है हमारे पास। तो ये हमारे पास छोटी छोटी बातें थी इसकी। 2 हमारे पास यहाँ मार्क डिजीज लिखी हुई है, न्यूमोसिस्टिस प्लस टॉक्सोप्लाज्मोसिस। बेसिकली ये न्यूमोसिस्टिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस ना हमारे पास एड्स के पेशेंट होते हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं ना हमारे पास, उनके अंदर ये हमारे पास न्यूमोसिस्टिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस होती है हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास क्लिंडामाइसिन ना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए हमारे पास न्यूमोसिस्टिस जैसा या टॉक्सोप्लाज्मोसिस जैसा, तो उनमें बहुत अच्छी एक्टिव है। बैक्टीरियोइड्स का लफ्ज आ जाए तो आप क्लिंडामाइसिन को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियोइड्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा। ये मैंने मार्क कर दिया है इसको ताकि पता चल जाए हम लोगों को। अगर हम लोग इसकी ऑरल एब्जॉर्प्शन की बात करें, फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, तो हमारे पास ये ऑरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, डिस्ट्रीब्यूट बहुत जल्दी हो जाती है बॉडी के अंदर और अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है। ख़ास तौर पे एब्सेसिस,
एब्सेसिस में हमारे पास, एब्सेसिस वो जगह होती है जहाँ पे हमारे पास पास अक्यूमुलेट हुई हो या फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ हो, तो हमारे पास क्लिंडामाइसिन जो है ना ये एब्सेसिस में बहुत जल्दी स्टोर हो जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसीलिए इसके क्लिनिकल यूजेस में इसका बहुत अहम रोल है हमारे पास। ये मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ स्लॉम्प्ट के नाम से, आप इस तरह याद कर सकते हैं इस चीज़ को। ऐसे हमारे पास स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस बन जाते हैं, इनमें इस्तेमाल होती है लंग एब्सेसिस। अब जब हमें पता है कि वो एब्सेसिस में स्टोर हो रही है तो डेफिनेटली वो हमारे पास एब्सेसिस के अंदर पड़ने वाली इन्फेक्शंस को ट्रीट कर देगी। ओस्टियोमाइलाइटिस में इसको दे देते हैं हम लोग, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के केस में भी चल जाती है, तो इसको हम एज अ यूज के तौर पर लिख लेते हैं, नॉट फर्स्ट लाइन एजेंट बट चल जाती है हमारे पास। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर हम लोग देते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है ये भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आपने ये इसकी 5 इंडिकेशन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि ये हमारे पास इनके अंदर इस्तेमाल होती ही होती है। अगर हम लोग क्लिंडामाइसिन के एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें, एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास पहली चीज याद रखें, इसका टेस्ट मेटालिक होता है, इट हैज अ मेटालिक टेस्ट। ठीक है जी, हमारे पास क्लिंडामाइसिन का टेस्ट कैसा आता है, ये हमारे पास आता है मेटालिक। और एक हमारे पास करती है सूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस, क्या काज कर देती है ये हमारे पास, सूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस। बेसिकली सूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस अब ये हमारे पास कैसे काज करती है, हमारे पास एक बैक्टीरिया है सी डिफिसाइल, क्लोस्ट्राइडियम डिफिसाइल। अब वो जो है ना क्लिंडामाइसिन के खिलाफ नेचुरली रेजिस्टेंट है बिकॉज इट इज ग्राम नेगेटिव। ठीक है जी, अब जब वो ग्राम नेगेटिव है, उसके खिलाफ नेचुरली रेजिस्टेंट है और आपने क्लिंडामाइसिन पेशेंट को दे दी, तो उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, सूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस हो जाएगा। ठीक है जी, ये छोटी छोटी बातें थी हमारे पास जो हमने टेलिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड लिंजोलिट। जी हम बात कर रहे थे मैक्रोलाइड्स की, हम लोगों ने बात की टेलिथ्रोमाइसिन की और क्लिंडामाइसिन की। अब हमारे पास है जी स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड लिंजोलिट। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 2 ड्रग्स आते हैं, क्विनोप्रिस्टिन एंड डेल्फोप्रिस्टिन। क्विनोप्रिस्टिन को स्ट्रेप्टोग्रामिन बी कहा जाता है और डेल्फोप्रिस्टिन को स्ट्रेप्टोग्रामिन ए कहा जाता है हमारे पास। इनके बारे में कोई ऐसी खास बात नहीं है, हमारे पास ये है कि एक दूसरे की अवेलेबिलिटी अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो ये एक दूसरे की ऑरल बायोअवेलेबिलिटी को इन्हेंस करती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एक्टिव होती हैं जी ग्राम पॉजिटिव कोकाई के, याद कर लें स्ट्रेप्टोग्रामिन्स मोस्टली एक्टिव है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई के। ठीक है, इसके अलावा रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के खिलाफ भी एक्टिव है, लेजिनेला के अगेंस्ट भी एक्टिव है। हम लोग एक के बाद दूसरी ड्रग क्यों डिस्कवर करते हैं, सिंथेटिकली बनाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर ये ड्रग इस बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिव नहीं है या इस कंडीशन में नहीं दी जा सकती, तो हम नई ड्रग डिज़ाइन करें जो हम इस कंडीशन में दे सकें। डेफिनेटली इसीलिए हमारे पास एक के बाद दूसरी ड्रग आती है, बिकॉज अगर एक ड्रग एक काम नहीं कर रही तो दूसरी ड्रग वो काम करती है। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स हमारे पास रेजिस्टेंट होते हैं ई फेशियम से। ठीक है, हमारे पास ये बैक्टीरिया है जिसके खिलाफ ये रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है लिंजोलिट वो इसी के खिलाफ एक्टिव हो जाएगी। तो हम लोग ड्रग्स को इसीलिए मॉडिफाई करते रहते हैं। याद रखें स्ट्रेप्टोग्रामिन्स को हम लोग आईवी देते हैं, दे आर नॉट गिवन ऑरली। याद कर लें वो कौन सी मैक्रोलाइड है जो सिर्फ आईवी दी जा सकती है हमारे पास, वो है जी स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। याद रखें जी कि इसकी डोज जो है ना हेपेटिक फेलियर में आपने रिड्यूस करनी है, बिकॉज हमारे पास हम आईवी देते हैं, इसने लिवर से मेटाबोलाइज होना होता है हमारे पास। जब इसकी मेटाबॉलिज्म लिवर से होनी है तो अगर डोज प्रॉपर नहीं होगी, अगर किसी को लिवर इंजरी है या लिवर डिसफंक्शन है, उसका लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो आपने हेपेटिक फेलियर के पेशेंट के अंदर आपने उसकी डोज रिड्यूस कर देनी है। इसके अलावा ये साइटोक्रोम P450 के एंजाइम को इनहिबिट करती है। आप देखें लिवर के ऊपर कितना बर्डन जाके डाल रही है, ऊपर से दे भी हम लोग आईवी रहे हैं इसको, तो हमारे पास ये होगा कि अफेक्ट करती है लिवर के फंक्शन को। दैट इज वाई आपने डोज जो है रिड्यूस कर देनी है। साइटोक्रोम P450 के आइसोएंजाइम्स को हमारे पास इनहिबिट कर देती है। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हम डेफिनेटली इंजेक्शन लगा रहे हैं तो पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन तो होगा ही होगा। इसके अलावा हम लोग आर्थरालजिया, इसके पेशेंट में आर्थरालजिया भी दिखा गया, नॉट ऑल बट स्ट्रेप्टोग्रामिन्स कुछ लोगों को आर्थरालजिया भी काज कर देती है। इसके बाद अगर हम लोग लिंजोलिट के पास आए तो हमारे पास जी लिंजोलिट के अंदर हमारे पास ये है कि लिंजोलिट बहुत ही अच्छी ड्रग है, बहुत इफेक्टिव है, एक तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ऑक्साजोलिडिनोन क्लास से हमारे पास बिलोंग करती है। ठीक है जी, इसके अलावा इसके हमारे पास एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो भी बहुत कम है, सिर्फ हमारे पास 2 एडवर्स इफेक्ट हैं या 1-2 और होंगे। हमारे पास जो मेजर इनके एडवर्स इफेक्ट है जो बहुत कॉमनली सीन किया जाता है वो हमारे पास एक तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और सीरोटोनर्जिक सिंड्रोम। सीरोटोनर्जिक सिंड्रोम सिर्फ उन लोगों में होगा हमारे पास मोस्टली जो हमारे पास कह लें जी
ड्रग्स ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं। अब हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स में हमारे पास कौन सी आ रही है जी, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। वो पेशेंट जो हमारे पास सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ले रहे हैं उनमें हमारे पास ये काज कर देती हैं जी सीरोटोनर्जिक सिंड्रोम। ये इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा इसकी बड़ी खूबसूरत बात कि लिंजोलिन 100% बायोअवेलेबिलिटी रखती है। लिंजोलिड जो है ना हमारे पास 100% बायोअवेलेबिलिटी रखती है। इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है लिवर के एंजाइम्स के साथ या किसी और ड्रग के साथ। तो यह बातें जो है इसको खास बना देती हैं। एक तो इसके एडवर्स इफेक्ट कम हो गए, अवेलेबिलिटी 100% हो गई, कोई इंटरेक्शन नहीं रहा। इसके अलावा ये हमारे पास एक्टिव है रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स। रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के खिलाफ ये बहुत अच्छी एक्टिव है। हमारे पास जैसे मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हो गई, हमारे जिसको हम लोग लिखते हैं मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हो गई हमारे पास। इसके अलावा जी वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन हो गई। ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन के खिलाफ बड़ी एक्टिव है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये ई फेशियम के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब स्ट्रेप्टोग्रामिन इनके अगेंस्ट एक्टिव नहीं थी लेकिन ये इनके अगेंस्ट एक्टिव हमारे पास है। तो ये हमारे पास सारी बातें थी हमारे पास मैक्रोलाइड्स के अगेंस्ट रिलेटेड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू।